हमने पिछले बार देखा था कि इसका बेसिक देखा था मैट्राइसेस का। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमें इसका आर्डर निकालना है। आर्डर निकालना मतलब कोटि ज्ञात करना है इसकी, है ना, और अवयवों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करना है, और इन अवयवों के मान ज्ञात करना है कि इन अवयवों के मान क्या है। तो अवयव की कोटि का मतलब क्या है? कोटि का मतलब क्या है कि पहले पंक्तियों की संख्या को काउंट किया जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस कोने में 3, और फिर उसके बाद में 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4। तो 3/4 क्या है इसका? इसकी कोटि है, आर्डर है। आर्डर को हमेशा मैट्राइसेस की इस कोने में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। तो अवयव की कोटि की बात की है, तो ये क्या हो गया 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर रहेगा उसी का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा कितने हो गए, 12 हो गए। ये 13 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। ये 21 की वैल्यू निकालनी है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट, ये सेकेंड हो गई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 35, कितना हो गया 35। ये 21 कितना हो जाएगा 35। ये 33, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, याद रखना कि पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है ना। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया 1 2 3, थर्ड रो, और 1 2 3 थर्ड कॉलम, -5, क्या हो जाएगा -5। ये 24, यानी कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना है 12, 12 कितना हो जाएगा 12। और ये 23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो बिल्कुल सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन हम पिछले बार भी कर चुके थे। अब यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी? पॉसिबल आर्डर्स हमें देखना है कि अगर 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24 है, तो इसके आर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो 24 किससे किससे डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे कि ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं होगा, 6 से डिविजिबल है ना, 7 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से है डिविजिबल। तो इनसे ये डिविजिबल है। इसका मतलब इनके कॉम्बिनेशन में बनेंगी सारे आर्डर, इनके कॉम्बिनेशन में सारे आर्डर बनेंगे। ये भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि 24 भी इंक्लूड रहेगा, इसमें 24 भी इंक्लूड रहेगा। क्या लिखा जा सकता है? 1 से डिविजिबल है 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 4 हो गया। अब 5 के बाद में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इन्हीं को पलटा दो आप, अपोजिट भी हो जाएगा, मतलब यानी इसमें नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 24 हो गए, तो उल्टा भी कर दो आप। तो 24 × 1 और 12 × 2 और 8 × 3 और 6 × 4, तो इतने नंबर ऑफ, इतने टाइप से हम, हमारे पास में अगर 24 मेंबर्स है तो हम इतने टाइप से मैट्रिक्स को डिजाइन कर सकते हैं, है ना। इतनी इसके आर्डर हो सकते हैं, इतनी इसकी कोटियाँ हो सकती है, 24 एलिमेंट्स रहेंगे। तो इसी प्रकार से 13 अवयव है तो 13 एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा 13 एलिमेंट्स को किससे किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है और खुद 13 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर है ना 13। तो इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं आर्डर? 1 × 13 हो सकता है और 13 × 1 हो सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर है ये, 1 और 13 से ही डिविजिबल है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये बात भी अपनी पिछले क्लास में हो चुकी थी, और मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन हो चुका था। 18 अवयव है
इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इसमें क्या है, इसमें बोला ही है ऐसा, ये किससे किससे डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है डायरेक्ट, और 6 के बाद 7, 8, 9 डायरेक्ट 9 से डिविजिबल है ना। तो यहां पर जस्ट लिखना हमें कोटियां क्या क्या संभव है 18 अवयव के लिए, 18 अवयव के लिए संभव कोटियां कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे इसके, 18 है ना, तो 1 इंटू 18 और क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6 और क्या हो सकता है 3 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया, 6 इंटू 3, इसी को पलटा दो आप, इसी को पलटा दिया, इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। भाई आपसे क्या बोला है कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 18, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इज 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। इस प्रकार से हम वहां पर लिख देंगे। 5 अवयव है, क्या होगा 5 अवयव किससे डिविजिबल है ये, 1 से और 5 से, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि 5 अवयवों के लिए, 5 अवयवों के लिए संभव अवयव की कोटियां या मैट्रिक्स की के ऑर्डर भी बोल सकते हैं हम, संभव कोटियां। हालांकि क्या बात डायरेक्ट मैट्रिसेस की ही हो रही है, तो लिख सकते हैं हम 1 इंटू 5 और क्या 5 इंटू 1, तो ये 2 ऑर्डर यहां पर भी इसके हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हम मेरे ख्याल से पिछली बार कर चुके हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये वाला भी मेरे ख्याल से कर चुके थे ना हम, ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे ना, ये वाला क्वेश्चन इसी के जैसा और एक पार्ट है, तो उसको करते तो ये बात क्लियर हो जाएगी, इस पार्ट को करते हम यहां पर, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 3 गुणित 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान देना इधर, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हमारे पास में इस प्रकार से गिवन है। हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3/4 बोला है ना, 3/4 बोला है, यानी कि 3 रो आएगी और 4 है तो 4 क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। ये फिक्स होता है, ये रो होती है और एक कॉलम होता है, इसको इंटरचेंज आप नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। पहले नंबर ऑफ रो लिखी जाती है, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखे जाते हैं। देखिए ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, देखिए कॉलम कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 4 कॉलम बना दिए मैंने। अब 3 रो बनाना है, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 31, ये 32, ये 33 और ये 34, ठीक है। आप देखिए कि जो ऑर्डर बनाना था हमें ऐसा बन गया ना, 3 रो 1 2 3, कॉलम 4 कॉलम 1 2 3 4, ये तो बन गया। चलिए आप चाहो तो यहाँ पर 3/4 भी लिख देते हम, ये ऑर्डर बन गया। ये याद रहे ऑर्डर बिल्कुल एक कोने में लिखा जाता है, ऐसा है ना। अच्छा ये ऑर्डर ये भी दिखाता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 12 हो गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। चलिए अब हमें क्या बोला है, ए आई जे, इधर ध्यान देना, ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 और -3i + j। ये एक्चुअल i और j का मतलब क्या है, ये i और j का मतलब क्या है, ये जो पहले नंबर पर लिखा है ना, ये i की वैल्यू होती है, ये j की वैल्यू होती है सेकंड नंबर वाली, ये i की वैल्यू होगी और ये j की वैल्यू होगी।
ये आई की वैल्यू होगी, ये जे की वैल्यू होगी, सभी में एलिमेंट्स में ऐसे रहेगा। जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है वो आई की वैल्यू और जो सेकंड नंबर पर लिखा है वो जे की वैल्यू। कहने का मतलब आई रिप्रेजेंट करता है रो को, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। इसीलिए हम मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए, आई और जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आईथ रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ये मॉडुलस लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, मापांक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि मापांक का मतलब क्या है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में मॉड ऑफ एक्स है, ये ऐसा समझ लीजिए आप, मॉड ऑफ एक्स। पहली बात तो ये समझिए कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब है क्या। मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। 11th क्लास में पढ़े होंगे आप, और फिर भी समझ लीजिए क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है, मैंने क्या बोला, हमेशा धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए -x होगा जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, और x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई। ये तो हम यहां पर बोल रहे हैं हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां पर बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ x की वैल्यू -x होगी और मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी। वो तो दो अर्थी बातें हो गई ना ये। ऐसा क्यों भाई, हम क्यों बोल रहे हैं फिर हमेशा पॉजिटिव? हमेशा पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहां पर भी क्यों पॉजिटिव होगा। देखिए ना, आप x की वैल्यू 0 से लेस देन रखिए जरा। यहां पर देखिए, यदि x की वैल्यू अगर मान लिया जाए 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू, -1, -2, -3, -4, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख के देखिए आप। यदि मान लिया जाए कि आपने x की वैल्यू -5 रखी तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -5 रखी तो क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू -5 रखी, यानी कि -5 जो है वो कौन से कैटेगरी में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। आप बोलेंगे कि -5 जो है वो 0 से लेस देन है, यानी इस कैटेगरी में आएगा। तो x की जगह -5 रख दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा -5, और ये क्या हो गया +5। क्या हो गया, +5 हो गया। क्लियर। ओवरऑल मॉडुलस का मतलब ये भले मॉड के अंदर माइनस में है तो भी इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है। और यदि आप 0 से ग्रेटर देन रखते, मान लिया जाए कि आपने इसकी वैल्यू 7 रख दी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन, तब क्या है x की जगह 7 रख दीजिए। देखिए नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव। तो ये याद रहे कि हमेशा धनात्मक का मतलब इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू इससे लेस देन होगी तो भी ओवरऑल इसका जो फाइनली मान होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही मान होने वाला है। दूसरे तरीके से देखिए, हालांकि इस मैट्रिसेस से इसका बहुत ज़्यादा ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये आपको हर चैप्टर में मिलेगी। ये वाली जो कंडीशन है ना मॉडुलस वाली, हर चैप्टर में मिलेगी वो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे फंक्शंस हो, सभी में मिलेगी ये लगभग, ठीक है ना। तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना आवश्यक है। देखिए फिर से और एक बार, y इजिकल टू, अगर मान लिया जाए मेरे पास में मॉडुलस मॉड ऑफ x है, y इजिकल टू मॉड ऑफ x है। यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो देखिए x की वैल्यू अगर मान लिया जाए कि आपको मालूम है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू होगी क्या, -x होगी या तो x होगी। -x जब होगी जब ये क्या होगा, x इज लेस देन 0, और +x कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यदि मान लिया जाए कि x की वैल्यू आपने रखी 1, यानी कि इस क्राइटेरिया में आ गया, धनात्मक रख दी हमने, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 आ गई। देखिए ना, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1,
एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 3, और इस प्रकार से जो ग्राफ जाएगा इस प्रकार से जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो, जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगा ना, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 तब वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सेम ऐसी जब एक्स की वैल्यू -1 रखा हमने तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 1 1 -1 1, ऐसे ही -2 2 -3 3, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से इसका बनते हुए नजर आएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया, इसीलिए बोला जाता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे आप y की वैल्यू कुछ भी रखिए फिर भी पॉजिटिव। चलिए ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो A11 देखिए, A11 इज इक्वल टू I के जगह 1 रख दीजिए, J के भी जगह 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 और +1, ये होगा 1 - 3 ना, 1 - 3 -2, 1 / 2 और -2। देखिए 1/2 और मॉडुलस में है तो ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक, तो -2 को क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास में 1 बच गया, तो ये आ गया 1। A12 यानी कि I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, ये आप रफ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 1/2 I की वैल्यू क्या रखना है हमें 1 रखना है, तो ये हो जाएगा -3 × 1 प्लस J की वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, 1 / 2 और 2 - 3 -1 और इज इक्वल टू ये ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 / 2। A13 इज इक्वल टू A13 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, तो -3 × 1 प्लस J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितना हो गया 0, और ये हो गया 0, और कैलकुलेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार से A14 निकालते हैं हम, A14 क्या हो गया A14, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 4, -3 × 1 और 4, और आप देखेंगे कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, आप तो यही कैलकुलेशन कर लेंगे, ये तो समझने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा A21 इज इक्वल टू I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 6 - 5 और 5 / 2, देखिए ना 1 - 6 -5, मॉड के अंदर है तो -5 क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और 1 / 2, तो ये हो जाएगा 5 / 2। सेम इसी प्रकार से A22 दोनों की वैल्यू 2 2 रख दीजिए आप, 3 × 2 और +2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 ऋण 6, तो कितना हो जाएगा 4, 6 तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा है ना। ठीक है, चलिए निकालिए, बाकी के मान निकालते चलिए आप साथ में मान निकालते चलिए। हाँ ये क्या हो जाएगा 22, अच्छा अभी 22, हाँ ठीक है, अब क्या रखना हमें 23 -3 × 2 +3, कितना हो जाएगा 1 / 2 और 3 - 6 तो -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 / 2। A24 इज इक्वल टू -3 × 2 और +4, कितना हो जाएगा 4 - 6 -2, 4 - 6 -2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये 31 आप लोग भी निकालते चलिए, फटाफट नोट भी करिए साथ में है ना, -3 × 1
और ये 31, ये 31, ये 32, ये 33 और ये 34। ठीक, हाँ 31 आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 1 - 9 यानी कि 8 -8, और ये हो जाएगा -4 यानी कि +4, ये आ जाएगा 4। और सेम इसी प्रकार से क्या है 32 आई की वैल्यू 3 और +2, ये हो जाएगा 2 - 9 -7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। बस ये याद रहे कि नेगेटिव अगर आता है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, बस ये बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब ये 33 तो 3 + 3 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और 3 - 9, 3 - 9 कितना हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 3। ठीक, अतः ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स से बना दीजिए आप 1 5 डिवाइडेड बाय 2 और 4, और 1/2 2 7/2 और 0 3/2, और 33 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 33 की वैल्यू आ गई थी, कहाँ गया ये, है ना 33 मतलब 9 6 तो 3। ठीक, ये कितनी आ गई थी 3, और 1/2 और 1, और ये कितना हो जाएगा 3। एक मिनट, किसकी 32 और 34 कितनी आई फिर, एक मिनट, ये हो जाएगा 3 3 3 9 और 4, हाँ ये गड़बड़ हो गई ना, -9 और +4, 4 में से तो 5 5/2 है ना, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। पहली बात तो ये क्या है, इक्वल है। देखिए सभी जगह इक्वल लगा हुआ है। ये बात याद रहे कि इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स से इक्वल कब हो गए, दो मैट्रिक्स से इक्वल कब हो गए, ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 इज इक्वल टू x, y, z, u। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स से इक्वल कब हो गए, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए, आर्डर सेम होना चाहिए, कोटि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन तो है ना, आर्डर सेम। ये भी 2/2 है तो ये भी 2/2 है। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि इसके एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव, संगत अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे इसके इक्वल ये करस्पॉन्डिंग है ना, ये 11 ये 11 ये 12 ये 12, यार B12 बोल दीजिए आप इसको, ये 13 B13 है ना, ये 14 B14, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ये हो गया, ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हो गया। तो आर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, संगत अवयव कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब दोनों बराबर हो गए, पहली बात। दूसरी बात, ऑलरेडी अगर ये बराबर है, ये ऑलरेडी बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, संगत अवयव कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है, बोथ मैट्राइसेस आर इक्वल। आपको ये दिया हुआ है कि दोनों जो मैट्राइसेस है वो कैसे है, बराबर है। तब कंपेयरिंग बोथ द साइड, तुलना करने पर, दोनों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। देखिए ध्यान देना, इधर फर्स्ट पार्ट करके देख रहे हैं हम।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका संगत अवयव क्या होगा, ये होगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका संगत अवयव ये होगा, यानी कि z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तथा क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। और देखिए ये तो है ही, ये तो कांस्टेंट है, 5 इज इक्वल टू 5। हाँ, अगर यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, फिर उस स्थिति में क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट मतलब सिंपल है। सिर्फ नया कॉन्सेप्ट ये है कि जब बीच में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए, बस सिंपल। बाकी तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया है। फिर भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। देखिए एक्स प्लस वाई सेम ऐसे ही कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों पक्षों को की तुलना करने पर, तो x प्लस वाई इसके बराबर ये हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये तो है ही इक्वल, इसकी तो कोई बात ही नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, इसके इक्वल ये हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, क्या करें भाई, एक्स वाई दो चर, दो अननोन और दो इक्वेशन। बस ये बात याद रखिए कि जितने नंबर ऑफ अननोन है उतनी ही इक्वेशन होना चाहिए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और इक्वेशन कम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। फिर ये बात याद रखना, अनंत हल हो गए। मतलब जितने इक्वेशन है हमारे पास में, दो इक्वेशन है ना, एक और ये दो, इससे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी जेड की प्रॉब्लम नहीं हमारे पास में, ये इसकी है। दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 माइनस एक्स। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं हम इसमें। तो x और y की वैल्यू क्या है 6 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू कितना है 8 है। ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। ये सारा का सारा इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 8 फैक्टर बना दिए मैंने, फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ इसको। तो x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 और 4 कॉमन निकलेगा तो x, अरे गड़बड़ कर दी है, क्या कर दिया, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस आ जाएगा माइनस 4x, ये हो गया ना, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 हो गया। माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 अगेन कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 और x माइनस 4 और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 4। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 अगर रख दी जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू माइनस 2 रख दी जाए तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 रखा तो 8 हो गया, ठीक है ना। दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, है ना। चलिए बाय, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि जो 4 कॉमन है वहाँ y की वैल्यू 2 होगा, y की जगह y का हम नहीं लिख सकते। एक मिनट बेटा, 4 कॉमन निकाला हमने, माइनस 4 कॉमन निकाला तो ये 2 हो गया ना। 2 नहीं, y की कॉमन है ये
नहीं नहीं, टू है बेटा, टू है ना। हाँ ठीक है ना, टू है वो, पहले गलती से, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया बाई इक्वेशन कौन सा, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, तो बाई इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, 5 से 5 कैंसिल, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ठीक है। अच्छा, इतनी इंग्लिश तो लिख सकते हैं ना, इंग्लिश क्या है, जैसे अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से हिंदी में तो लिख पा रहे होगे ना, कि लिखने की जरूरत है हिंदी में अलग से, सिंपल सिंपल सी चीजें लिखी है यहाँ पर, कहीं पर प्रॉब्लम आएगी हिंदी में ट्रांसलेट की तो पूछ लेना। हाँ बोलिए रोहित सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, हाँ x बराबर यहाँ पर 2 है, फिर x बराबर 4 रखना है ना सर। हाँ। -2 रखा है यहाँ पर। अच्छा, -2 रख दिया क्या? हाँ सर। ओह, x की वैल्यू 2 रखी मैंने और x की वैल्यू 4 रखी है ना, 4 तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसलेट तो कर लेंगे ना? हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए ना, हो गया। यस सर। हाँ ठीक। ये यहाँ पर देखिए कंपेयरिंग बोथ दी साइड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने कंपेयर किया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा, y और z की वैल्यू कितनी, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस जेड की वैल्यू है 5, तो y प्लस 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4। अगेन बाय इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, और 7 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट किया मैंने, इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं अपन। डायरेक्ट हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, इतना आ गया, x और y की वैल्यू निकल गई, तो बाय इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे आपको किसकी वैल्यू निकालना है, x y z की वैल्यू निकालना है तो 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, किसी में भी रख दो। तो 5 और 4 और 2 6 हो गया, 6, तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, या तो आप x की वैल्यू 2 यहाँ पर भी रख दीजिए तो 3 आ जाएगा, या y की वैल्यू रख दीजिए तो z की वैल्यू इससे भी आ जाएगी, है ना। इस पर समीकरण ए से ए बी सी और डी के मान ज्ञात कीजिए, सेम एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, कंपेयरिंग द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी, है ना, फ्रॉम द इक्वेशंस। हमारे पास में 2 इक्वेशन मतलब इक्वेशन गिवन है, ये कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स। चलिए ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये और ये भी इसमें भी है, तो इसी को इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके इक्वल टू 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बन जाएगा ना। दोनों को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए b से b कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो b से b कैंसिल हो गया, 2a में से a को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या बच गई आपके पास में 1, ठीक है ना। बना लेंगे ना, इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस करेंगे, आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए a की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी तो इधर जाएगा तो -1, या तो फिर आप ऐसा बोलिए कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए a की वैल्यू 1 रखी तो -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 आ गया। a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए 1 तो 2 तो ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
सिस्टमेटिक करेंगे, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि समीकरण 1 और 2 को लिया हमने या सब्ट्रैक्ट किया, ये किया वो किया, सारी चीज़ें। या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ए इजिकल टू 1 और बी इजिकल टू इतना हो गया। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो सी इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो डी का मान कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 4, डी इजिकल टू 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो शार्ट में कर दिया, मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें नहीं होगी। आप नोट कर लीजिए, एक हिंट लिख लीजिए इसकी, मतलब हिंट बोल सकते हैं अपन इसको, और उसको सिस्टमेटिक आप कर लेना फिर, और दिक्कत आएगी तो बता देना, है ना। कर लिया बच्चों ने नोट? सर हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा बचा, ये बन जाएगा ना बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इसमें से इसको माइनस कर दिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ए का मान आ गया, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर बी का मान आ गया, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर सी का मान आ गया, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर डी का मान आ गया, है ना। ऐसा लिखते हुए चल देंगे, एक एक लाइन लिखना है इसमें हमें। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक वर्ग अवयव है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया हुआ आपको, ए आई जे और एम इंटू एन, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया। कब होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कब होगा ये बताइए जरा फटाफट। स्क्वायर क्या होगा, लोअर कॉलम समान। समान, मतलब यानी कि सी ना। यस। अच्छा, एम की वैल्यू ग्रेटर देन एन होगा तो क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं करेगा तो फिर क्या बनेगा, ये दोनों केस में क्या बनेंगे, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, आयताकार। तो ये मैट्रिक्स खाली हो जाएगा सर। ये देखिए, जब m और n बराबर होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, तब वर्ग अवयव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता है तब क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आयताकार अवयव, यानी कि 3 5 4 2 1 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 3 है, और ऐसे ही 5 4 9 8 7 6 2 1 9 -3 5 4। क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 रो, 4 पंक्ति और 3 स्तंभ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू ग्रेटर देन है n से, और यहाँ पर m की वैल्यू जो है, यहाँ m की वैल्यू है लेस देन n से, ठीक है ना। तो ये भी आयताकार, ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है। आयताकार भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना इधर। आयताकार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इसको बोला जाता है खड़ा अवयव, खड़ा वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, और इसको बोला जाता पड़ा अवयव, पड़ा, पड़ा अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये बात याद रहे। ऐसा भी अगर रहे तो इस केस में अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से बोलेंगे, यानी कि आयताकार अवयव कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। इसको इक्वल बनाना है हमें। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखिए यहाँ पर हमें ये बोलना है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कब होगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा। कहने का मतलब
जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए तब ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 3x + 7 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। हाँ वेदांत सर बोलिए। y - 2, हाँ बोलिए बोलिए। सर देख रहे थे आज पूरा स्क्रीन हो गया, फुल स्क्रीन, कोई इशू नहीं है। अच्छा लग रहा ना, अच्छा लग रहा नहीं आज का ठीक है ना? माइक का टेस्टिंग कर लेने का, थोड़ा देर के बाद आ जाएंगे पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो करिए जरा, सॉल्व करिए जरा फटाफट इसको, क्या क्या आ रही है इसकी वैल्यू। भाई हमने कंपेयर कर लिया और करिए वैल्यू निकालिए इसकी। x की वैल्यू आ रही है -7 / 3। यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 7 और यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 7। ये तो ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2 - 4, तो 3x = 2 - 4 मतलब -2, तो x = क्या हो जाएगा, -2 / 3। ठीक है, -2 / 3। अब आप देखिए कि ये गड़बड़ कर रहा है। y = 7 तो सही है, y = 7 यहाँ पर भी दिया है, y = 7 यहाँ पर भी दिया है। x की वैल्यू -7/3 और -2/3 है। चलिए ये तो कैंसिल ही हो गया। दो वैल्यू कहीं पर दी है क्या, y की वैल्यू नहीं दी है, -2/3 दिया है तो -7/3 नहीं दिया है, यानी कि क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है ना, दो वैल्यू आ गई ना, तो दोनों देना जरूरी था। फिर यहाँ पर इसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा ठीक है ना। तो संभव नहीं है ना भाई, अगर आप इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विच इज एंट्री 0 और 1 इज। क्या बोलना चाह रहा, समझ में तो आ गया होगा मेरे ख्याल से। हमारे पास में क्या है, 9 प्लेस है, ये 3/3 है ना। कितने प्लेस है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3/3 है। बाउंडेशन ये है कि हर प्लेस पर आपको या तो 0 को रखना है या तो फिर 1 को रखना है। सारे प्लेस पर 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं रख सकते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करिए जरा, या तो 0 रखना है या तो 1 रखना है। थोड़ा सा ऐसा समझिए आप, मैंने क्या किया, पूरा सभी जगह क्या रख दिए, 0 रख दिए। पहले तो सभी जगह क्या रख दिए, 0 रख दिए, एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक प्लेस पर 1 रख दिया यहाँ, फिर दूसरा बन गया सेकंड मैट्रिक्स, फिर इसको भी 0 कर दिया, इस पर 1 रखा, फिर इसको भी 0 कर दिया, इस पर 1 रख दिया। नए नए मैट्रिक्स बनते जा रहे हैं। इसको भी 0 कर दिया, फिर यहाँ 1 रखा, फिर इसको भी 0 कर दिया, यहाँ पर 1 रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ, ऐसे 9 बन जाएंगे। फिर उसके बाद में 2 प्लेस यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, फिर यहाँ पर 1 किया, फिर इसको 0 कर दिया, फिर यहाँ 1 कर दिया। ये फिक्स है, ये यहाँ पर 1 है। देखिए ये यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 फिक्स कर दिया और यहाँ पर भी 1 कर दिया, फिर इस 1 को हटाया, यहाँ पर कर दिया, फिर इस 1 को हटाया, यहाँ कर दिया। समझ रहे बात को? काउंट करना तो बड़ा मुश्किल है काम। 2 2 2 2 करके कर दिए। फिर हमने फिर इस प्लेस को फिक्स कर दिया, फिर रोटेट कर दिया, इस 1 को रोटेट किया, फिर इस प्लेस को 1 फिक्स कर दिया, फिर कभी एक 1 यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, कभी यहाँ रखा, ऐसा चलते जाएगा। कितने बनेंगे मैट्रिसेस, कितने बनेंगे? हमारे पास में डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 2। नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं? नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं? 9। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे 2⁻9, है ना। 11th क्लास में पढ़ा होगा आप इसका फार्मूला कि अगर हमारे पास में 9 सीट है, कितनी सीट है? 9 सीट है, और बैठने वाले 2 लोग हैं,
तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो 2⁹9, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2⁹9 कितना होता है, कितना होगा 512। 2⁻10 1024 होता है ना, 512 हो जाएगा 2⁹9, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सभी को? हमारे पास में सीट कितनी है 9 और प्लेस कितने 0 और 1 को ही इसमें आपको भरना है। कितने प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका 3.1 का, अवयवों का ट्रेस, अवयवों का ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस क्या होता है पहले बात समझ लेते हैं हम। हमारे पास में कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, वर्ग अवयव का होना जरूरी है, ठीक है ना। जब वर्ग अवयव रहेगा, वर्ग अवयव में जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव को अगर जोड़ दिया जाए, जितने भी अवयव आ रहा है 4/4 का है तो सारे अवयव को जोड़ दिया जाए तो जो जोड़ करने के बाद में जो प्राप्त होगा उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब विकर्ण के अवयव का योगफल। एक वर्ग अवयव ए के मुख्य विकर्ण के अवयव का योग अवयव ए का ट्रेस कहलाता है, जिसे ट्रेस ए से प्रदर्शित करते हैं। ट्रेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा TR, और जो भी मैट्रिक्स रहेगा उससे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, और सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n और आई क्यों लिख दिया भाई, क्यों? क्योंकि आपको विकर्ण की विशेषता मालूम होगी कि यहाँ पर क्या होता है विकर्ण में। चलिए छोटा सा बना रहा हूँ मैं, A11 A12 A21 A22 A31 A32 A13 और A23 और A33। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, जो पंक्ति वही स्तंभ, जो पंक्ति वही स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, है ना। तो ये जो विकर्ण वाले जो अवयव रहेंगे सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर AI लिखा हुआ है, ठीक है ना। या तो AIJ अगर लिखेंगे तो वेयर I इज इक्वल टू J लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर से और एक बार बात समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर J लिखते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि व्हेन I इज इक्वल टू J, हमेशा I और J की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ज़रूरत नहीं है आई लिख दिया या कुछ भी एक जैसे हमने यहाँ पर नंबर यहाँ पर लिख दिया, ठीक ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस ए, ठीक है ना। इट्स डिनोटेड बाय TRA मीन्स ट्रेस ए।